रास्तों की मुश्किलों से मेरे हौसलों की लड़ाई थी। रास्तों की मुश्किलों से मेरे हौसलों की लड़ाई थी। जीतना जरूरी था, क्योंकि बात मेरे किरदार पे बनाई थी। जी हाँ, ऐसे ही एक किरदार की मैं बात करूंगा। एक ऐसा किरदार जो लालगढ़ जाटान की सरजमी से निकला। अनेक किरदारों से अलग ये किरदार एक अपनी जगह बनाई। कुछ नाम आपके सामने मैं रखूंगा। इसी सरजमी लालगढ़ जाटान की भूमि से प्रेम लोत्सव, जैन प्रसाद, और उसके बाद एक नाम अगर आज के युवाओं के लबों पे आता है, वो नाम है आशु चौहान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, आशु चौहान की बात कर रहा हूँ। आज मिलेंगे हम उनसे, बात करेंगे, रूबरू होंगे उनसे और जानेंगे उनके अंदर क्या है और उनके बाहर क्या है। आशु चौहान, बात कर रहे थे हम आशु चौहान की। आशु पूरी दुनिया जानती है। हमें बड़ा नाज होता है जब आप जैसे युवाओं को हम देखते हैं इतनी ऊंचाइयां छूते हैं। जहाँ पे आपका जन्म हुआ, आपका बचपन बीता, आप खेले कूदे, आज इस आंगन में आके कितना इमोशनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई साहब आपका कि आज अपने गांव के अंदर और आपके साथ जो है वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और लोगों से जैसे जुड़ा हुआ हूँ पर गांव के लोगों से भी मिलने का जो एक अवसर है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है मुझे। तो बचपन का घर, तो वो बचपन का घर मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर की तरफ और दिखाएं। ये जो ग्राउंड आपको देख रहा है, इस ग्राउंड के पास में हमारा जो घर आपने देखा था, यहीं पर खेला कूदा बड़ा हुआ और जहां से मेरी यादें जुड़ी है वो घर जिसमें 20 साल में रहा। और ऐसा घर जिसकी दीवारें मैंने खुद बनाई, यानी उसकी दीवारें जब वो बरसात के कारण ढह जाती थी तो मैं मम्मी हम क्या करते, चिकनी मिट्टी अपने जो थी यहाँ से वो लेकर खुद ही उसकी दीवारें बनाते थे। तो उस घर को भूला ही नहीं जा सकता। और दीपावली के दिनों में उसकी जो रंगाई सफेदी का जो कार्य हुआ करता था, उसके साथ जो लगाव है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में किसी भी घर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि उस घर को मेरे को लगता है कि मैंने बनाया था एक एक ईंट रखा। तो उसके साथ इमोशनल तो क्या पूरा मैं कह सकता हूँ कि वो बचपन की यादें, वो पेड़, वो पानी का नलका, मेरे पास एक तोता होता था, बचपन में एक कुत्ता हुआ करता था, वो सारी यादें यहाँ पर आते ही वो अपने आप ऐसे उमड़ने लग जाती है कि मैं कहाँ पहुंच गया आज। आशु हमारे ही इसी इलाके की एक और बहुत बड़ी हस्ती हैं, जगजीत सिंह जी। उनकी कुछ लाइन मुझे याद आ रही हैं और ये मौका है वो लाइन याद करने का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सवाल ये है आशु, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद क्या कभी मन करता है कि वापस वो कागज की कश्ती से खेला जाए, वापस इन झूलों पे झूला जाए, या वापस जो डेली आपने पाला था उनके अपने पेट्स के साथ खेला जाए? तो वो दौर एक ऐसा था जिसमें कभी भी हमें ये लगता ही नहीं था कि हम कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे। वो एक बचपन था और उस बचपन में यही लगता था कि जितना हो सकता है खेला जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ डांट पड़ती थी फिर वापस वही हरकतें करने लग जाते थे। खिलौने लाते थे, खिलौने तोड़ देते थे, घर मिट्टी का बनाते थे फिर तोड़ देते थे, स्कूल में जाना, वहां से आना, टिफिन दूसरे का खा जाना, वो दौर तो कभी आ ही नहीं सकता जीवन में दोबारा। कुल उसके मिलाकर लिए तो प्रत्येक व्यक्ति इस धरती का तरसता है कि मुझे मेरा बचपन लौटा दो, ताकि मुझे न तो कमाने की फिक्र, न मुझे ये पता चले कि हाँ मुझे आज में कुछ कार्य करना या नहीं करना, सब कुछ घर वालों ने करना, मुझे मौज मस्ती करना। कुल मिलाकर आशु बात यह है कि जैसा बचपन औरों का होता है, वो बचपन जीने का की तमन्ना आपकी भी है। बिल्कुल वो रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान में एक बचपन होता है, एक बच्चा होता है, और वो बच्चा कभी मरना नहीं सकता। आंसू मुड़ते हैं दूसरी तरफ। बचपन के बाद कब ये मन में ख्याल आया कि अब मुझे एक अपना मुकाम तय करना है? क्योंकि होता ये है कि हमने देखा है, युवा या टीनेज जिसको बोलते हैं, 18-20 का होते होते कुछ रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन आपने वो रास्ता अपनाया, उसकी खैर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उस रास्ते पे जाने की, इतनी ऊंचाइयां छूने की पहला क्लिक हुआ? तो ये सबसे पहले तो जैसा कि मैं अपने गांव में, इस मेरा ये भाग्य है कि लालगढ़ जटान के सरकारी स्कूल में एक ही घर हुआ करता था और एक हमारे पास में बाबा रहा करते थे, और यहीं पर मेरा स्कूल में जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद में मैंने जब से देखा तो मैंने हमेशा सबको नौकरी लगे हुए लोगों को देखा, ये पढ़ाने के लिए आते थे। फिर यहाँ पर जो खेल के क्षेत्र में जो नाम है, जैसे हैंडबॉल है, रेड फोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे, बास्केटबॉल टूर्नामेंट होते थे, यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे, लोग उनका अभिनंदन क्या करते थे, मान सम्मान हुआ करता था। तब लगता था कि हमें कुछ करना है, खेलने की खुशी, खेलने के साथ फिर पढ़ाई में लगे। तो मुझे ये सभी जानते हैं कि या तो आप खेलो या पढ़ाई करो, लेकिन फिर बाद में खेल में कामयाब नहीं हुए तो पढ़ाई की ओर लगे।
फिर पढ़ाई में धीरे धीरे पहला ही प्रयास किया, नौकरी लग गई। फिर छोटे भाई ने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कहा कि एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और इसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर देना ड्यूटी टाइम से। और उस दिन वो पहला वीडियो डाला। तब तक तो कुछ लगा ही नहीं था कि आगे चलेंगे या नहीं, लगातार वीडियो डालते रहे। कोई संसाधन नहीं था, ऐसा एक माइक लेते थे और मोबाइल भी एक 7-8 हजार का मोबाइल था, जिसको हम ऐसे पकड़ा करते थे दोनों भाई जो है, उसको पकड़कर इस प्रकार से वो बनाता था। फिर रात को एडिटिंग करते थे, एक तरफ कभी मेंढक बोल रहे हैं, फिर उन वीडियो को डालते। लाइट भी नहीं थी, उसी मोबाइल से रोशनी किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अरे एक दिन जो है अचानक ट्रांसफर के कारण खाना बदला और सुभाष जी चारण जो अजीज मित्र भाई दिलो जान सब कुछ है, तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने बाद में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा था मैं पहले भी, तो ऑफलाइन क्लासेस में सवाल रोकूंगा आशु आपको, क्योंकि वो सवाल आगे की कड़ी में आएंगे हमारे पास। ये जो नज़ारे पीछे है, मैं कैमरामैन हमारे, इनका नाम संजय है एक्चुअली। मैं संजय से कहूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर दिखाएं। ये आशु के बचपन की वो यादें हैं और ये आज से नहीं है, आगे से होता है। बहुत सारे युवा निकले और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे थे आशु इन चीजों को देखकर। या अब एक मैं इस सवाल की तरफ छोड़ूंगा। शायद आज आशु बहुत ऊंचाइयों पर है, लेकिन बहुत से लोग, लाखों लोग इसके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं आशु से निकल रहे थे या इस गाँव में थे तब तक। आशु के को इंस्पायर करने वाले कुछ लोग होते हैं। ऐसे कौन कौन लोग इस गांव से, कोई 5, 10, 2, 4 एक ऐसा नाम जिसने आपको कभी इंस्पायर किया हो कि नहीं मुझे उस तरह वहां तक जाना हो? हमारे गांव में जैसा मैंने जब से खेलना या जो पढ़ना स्टार्ट किया उस समय, तो पढ़ाई में हमारे प्रेमचंद उत्सव सर पापा उन्हीं का उदाहरण दिया करते थे कि वो एक RS बने हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास में जैन प्रसाद भाई साहब हैं जो हैंडबॉल टीम के कप्तान रहे। फिर आप धर्मपाल गोदारा और जैन प्रसाद भाई साहब और अन्य भी जो साथी थे, नरेश भाई साहब हैं, जब क्रिकेट खेला करते थे तो वहां पर जब देखते थे कि यार कोई भी आदमी आता वो खेलता है और वो सरकारी नौकरी भी लग रहा है, उसकी तो कोई इज्जत कितनी है। पर हम वहां देखते थे इसको सुनने के लिए, जैसे आपकी आवाज सुनने के लिए एक ऐसे मतलब की लगन रहती थी कि कब आएंगे और कब उनके शब्दों को सुनने को मिलेगा। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरा नहीं आप कर रहे हो वो बात सही है, लेकिन हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और एंकरिंग जो है मुझे नहीं लगता बीकानेर संभाग में, एक तो आपको देखा है मैंने, किशोर सर को देखा है, आपसे बेस्ट कोई कर सकता है। करने को आगे आएंगे जरूर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं है। और जो हमारे को जो कहानी जो मोटिवेशन देती है, तो हमारे गांव में तो सिर्फ जैन प्रसाद भाई साहब उनका परिवार था कि ऐसी परिस्थिति से वो लोग उठे और उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस देश की हैंडबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं वो, और इतने इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से गए कि आप किसी को भी देखोगे तो आप उससे सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आशु, मौका मिला हम उनका भी इंटरव्यू आपकी की सीरीज में। एक्चुअली मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, सितारे जमीन के, ये हमारी इस सीरीज का नाम है सितारे जमीन के। उन्हीं सितारों में से एक है आशु और बहुत से सितारे हैं यहाँ पे, अनगिनत सितारे। उनका इंटरव्यूज हम करेंगे। फिलहाल आशु वापस मोड़ता हूँ सवालों की इस झड़ी में आपको। आशु एक चीज सब लोग जानना चाहते हैं, आपने अपनी प्रेरणा बताई, सारी चीजों से गांव से जुड़ाव आपने जो महसूस किया वो बताया अल्फाजों के माध्यम से। अब मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, सब गांव से बाहर निकले, अकेलापन या डिमोरलाइज होना, ऐसी चीजें कभी आई मन में? मैं वैसे तो देखो सोशल मीडिया है, बताना चाहिए नहीं भी बताना चाहिए, मैं गांव से उन्हीं लोगों के साथ निकला था। जब हम यहाँ से निकले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं नौकरी लगना है। हमें तो उस समय ये लगता था कि जैसे एक उम्र के दौर के साथ जो खून में उबाल होता है कि हम ही थोड़े से दादागिरी करने वाले लोग हैं, मेरे पीछे कितने लोग हैं, तो पढ़ने के उद्देश्य से सिर्फ ऐसे ही फॉर्म डालेंगे, घर वालों ने पैसे दे दिए, क्या तैयारी करना है, एक पहली बार मेरे को नौकरी लगना जरूरी थोड़ी है। ये तो किस्मत थी कि साथ वाले जो दोस्त या दो अन्य मित्र थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वह लोग जो है, मुझे नहीं लगता वो आदमी कोई जॉब में है, कहीं नहीं है वो। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि अगर इनकी तरह करूंगा तो मुझे थाने में जाना पड़ेगा। दूसरों की गलतियों से सीख कर आपने अपना रास्ता खुद बनाया। हाँ, इनके साथ रहूंगा तो मुझे थाना जाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें क्या गई। अब बता एक मई था तो मुझे लगा कि अपने को जाएंगे तो पापा पीटेंगे, पापा का डर लगता था। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पहले प्रयास में ही पुलिस में, दूसरे प्रयास में फिर पुलिस में, तो लगातार 2 चयन होने के बाद मुझे लगा कि 18 साल की उम्र में नौकरी मिल जाए तो मजा ही क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आशु और बच्चों की तरह बचपन में चप्पलें आपने भी खाई है, मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, क्योंकि बात सपनों की नहीं है, वो डिसिप्लिन होता है। उस अनुशासन के बिना हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते।
बॉटम लाइन यही है। आशु, मैं अगला एक सवाल और काटूं उससे पहले थोड़ा सा, आज गांव में मोस्ट प्रोबेबली ये पहला इंटरव्यू है आपका, इस सरजमीन पर आकर कभी ये मन में आया था कि मैं इसी गांव में एक दिन आऊंगा और इतने चाहने वाले मेरे गांव में हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। जैसे कुछ साथी हैं वो जानते हैं कि मेरे पिताजी का जन्म जो है कांवड़ जिला सीकर हुआ, और पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की जो नौकरी है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ जाता पूना देवी यहीं पर पूरी की है, और यहीं से सेवानिवृत्त भी हुई। एक बार मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मुझे इस गांव से इतना लगाव हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा गांव, क्योंकि अपना गांव सबको प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पर न कोई जाति, न कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। इतने युवा कर्मचारी आज सरकारी सेवाओं में है, और इतने मतलब कि अच्छे लोग हैं जो आज जैसे कई समितियां बनी हुई है, आज देखते हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो रहा हो या कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, पूरा गांव उसकी सहायता करने के लिए आ जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, आज मेरे दोस्तों के बीच में खड़ा होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहरी जीवन में वहां पर अपने आप को अच्छा फील करता हूँ। पर तुम्हारे पास आकर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मेरे दोस्त वही मिल गए, वही हंसी मजाक, वही अपनी लड़ाइयाँ बचपन वाली। उससे क्या है कि वो ऐसे रहता है कि जैसे मैं अभी भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ और अपने गाँव में रह रहा हूँ, वरना अपने लोगों से मैं कट जाऊंगा अगर वो मेरे को छोड़कर सर करने लग जाएंगे। आशु के चाहने वाले 20 लाख से ज्यादा हैं, ये मुझे मालूम है। तो मैं उनके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो पार्ट है इंटरव्यू का, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम आशु की जन्मभूमि के बारे में ही बात कर रहे हैं। आशु की कर्म भूमि वहां पे जाके करेंगे, वो सेकंड सीरीज में आएगा, तो ये नोट कर लीजिएगा। 20 लाख चाहने वाले, आशु 20 लाख लोग तरसते हैं 10-20 लाइक्स के लिए। एक चीज यहाँ मेरे मन में आ रही है, मैं जरूर पूछूंगा। एक शर्मीला सा लड़का, जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे आज भी याद है, कल डिस्कशन हो रहा था आपसे, सुबह 5:30 बजे मेरे पास आता है कि प्रेम भैया कुछ टिप्स दो, मुझे आज कॉलेज में कुछ बोलना है। वो शर्मीला सा लड़का एकदम से इतना मेरे को और कहते, हालात और परिस्थितियां आदमी को कुछ भी करा देती हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको जितने ताने में लेना आप उनको सुनो। पापा मुझे साफ साफ कहते थे, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तुझे चाय बेचनी पड़ेगी, गांव में रेवड़ चराना पड़ेगा। और लोग कहते थे कि अपने पापा के पैसों पर ऐश कर रहा है, वो सरकारी नौकरी में है। तो मुझे उन तानों से उभरना, तो उभरने के लिए लोगों के जब ताने सुनते हैं तो एक दिन जवाब भी देना पड़ता है, और उसी जवाब के कारण अपने आप बोली भी आ जाती है। और कहा भी गया है कि बोले बिना ही बूंदा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहा जाता है कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, शब्दों से मत दो, क्योंकि उससे बड़ा हथियार कुछ नहीं होता। चलिए आशु, आप कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, वैसे मैं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन 20 लाख लोग जानना चाहते हैं। आशु का फेवरेट एक्टर नंबर 1? मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर मैंने एक बार पोस्ट की थी जिसमें उत्कर्ष कोचिंग संचालक जो है डायरेक्टर निर्मल जी गहलोत सर, उन्होंने मुझे पहली बार कहा था, तो मैंने उनको नमस्कार किया कि आप तो अमिताभ बच्चन जी हो। तो वो सभी लोग जानते भी, और मैं बताना भी चाहूंगा कि अमिताभ के अलावा कभी कोई दिखता ही नहीं था, सबसे फेवरेट वही रहे हैं। और ऐसी मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा ने जितनी फिल्में दिखाई है उनकी, कि फिल्मों के नाम, गाने, कहानियां, डायलॉग, वो सारे मुझे याद भी है। मुझे याद है, मैं आशु के चाहने वालों को बताना चाहूंगा कि आशु के शुरुआत में जब फेसबुक पे पोस्ट लगते थे या अदर सोशल मीडिया पे, तो इनकी फोटो देख के लोग कहते थे यार ये अमिताभ जैसा दिखता है, क्योंकि बाल चिकना करना वो सब आशु मिस्टर बच्चन के बाद सेकंड एक्टर में तो जॉन अब्राहम अच्छा लगता है, और उसकी जो फाइट, दौड़ और बॉडी, उससे जब वो आई थी एक बाटला हाउस कुछ करके, बाटला हाउस, ठीक है, उसके बाद में मद्रास कैफे है या और अन्य मूवीज देखी, तो उसमें मैंने देखा उसका जो जुनून दिखता था ना काम के प्रति, जो चाहे वो एक धावक है वैसे वो, तो उनका जो रेस लगाना या फिर बॉडी के लिए काम करना, तो उससे ऐसा लगता है अपने को करना चाहिए। जब ये बंदा कर सकता है तो अपने क्यों नहीं करते। आशु जॉन इब्राहिम के बाद कोई है? दोनों ब्रह्म से फिर धीरे धीरे सारे याद आएंगे, लेकिन ये दो सबसे फेवरेट। ओके, अब मैं एक्ट्रेसेस के नाम, आशु ये क्वेश्चन रिलेटेड वाइड के है, मैं जानना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आशु के अंदर और बाहर दोनों जिंदगियों के बारे में जानेंगे। एक्ट्रेसेस, आप शादीशुदा हैं तो ध्यान से बोलिएगा। तभी तो कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, पापा श्रीदेवी का नाम लिया करते थे, क्योंकि वह और रेखा वही सबसे ज्यादा उस समय फेवरेट रहे, क्योंकि पुरानी फिल्में देखते थे हम। ओके, फेवरेट क्रिकेटर्स? फेवरेट क्रिकेटर सहवाग, नई पीढ़ी में? नई पीढ़ी में विराट कोहली। और फेवरेट हैंडबॉल प्लेयर्स?
हैंडबॉल प्लेयर में जैन प्रसाद हैं, कामली भैया हुआ करते थे, सुभाष सारण गोलकीपर हमारे सबसे बेस्ट रहे हैं, राकेश भैया हैं, और अभी युवा साथियों में दिनेश राठौड़ है और अनिल कुड़िया है। ये सारे फेवरेट प्लेयर हैं। ये मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि जिस सरजमी पे इस टाइम आशु खड़े हैं, इस गांव ने 30 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं और आशु को फिंगर टिप्स पे वो नाम याद है क्योंकि बचपन यहीं से निकला है। हर मैच देखा है। आशु, वक्त का तकाजा है, हम इस इंटरव्यू को यहीं तक सीमित करेंगे और सेकंड कड़ी में आपकी जन्मभूमि के बाद हम पहुंचेंगे आपकी कर्म भूमि जयपुर। लेकिन जयपुर तक पहुंचने का सफर कैसा? जयपुर हम पहुंचे कैसे? सबसे पहले जयपुर में एग्जाम देने के लिए गया, और एग्जाम देने के बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर गया। गोरखपुर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में कोटा, कोटा से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से बीकानेर, बीकानेर से गंगानगर और गंगानगर से अजमेर, अजमेर से झुंझुनू और झुंझुनू से फिर बीकानेर और उसके बाद फिर जयपुर। इस प्रकार ये सफर रहा। अब कुछ कहेंगे कि इतना कैसे घूमना पड़ा, तो नौकरी ने हमें अलग अलग और उसके बाद में जहां पर भी मैं गया, बहुत सारे आज भी साथी कहते हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ाते हो और कहाँ पढ़ाते हो, तो मैंने कहा जहां मेरी नौकरी मुझे लेके जाती है उसी शहर में मैं पढ़ाने लग जाता हूँ, और जहां तक नौकरी रहेगी तब तक मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। और जिस दिन नौकरी से इस्तीफा दिया उस दिन कुछ और करेंगे, कुछ बड़ा कर। हाँ, क्योंकि मैंने वो सुना था ना, अरे अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अगर मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो वो जुनून मन में रहता है कि अगर मैं एक नौकरी करता तो मेरा एक का घर चलता। आज मैंने नौकरी से अलग हटकर कार्य किया तो आज ये इतना बड़ा कारवा जुड़ा है। और राजकीय सेवा में चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, या इसके अलावा अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, आज मुझे भी गर्व होता है कि हमारे यहाँ भी ग्राउंड में कुछ आए, वो कह रहे हैं हम पीटीआई आपसे पढ़े हुए हैं, कोई कहता है पुलिस में कि मैं आपसे पढ़कर लगा। तो बहुत अच्छा लगता है, घर पर आते हैं मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको कहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और आगे बढ़िए। आपका हमारे गाँव लालगढ़ में स्वागत है। बिल्कुल, आशीष सबको क्रेडिट देता है ना, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। आज लाखों लोग आपको ये दुआ दे रहे हैं क्योंकि उनके घर का चूल्हा जलाने में कहीं न कहीं आपका हाथ है और इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने नौकरी के साथ अपने परिवार, इन सब चीजों को अनदेखा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनके साथ साथ दूसरे लोगों का इतना ध्यान रखा और उन्हीं, शायद उन्हीं दुआओं का ये असर है कि आज आप चमक रहे हैं। बिल्कुल, मैं शुरुआती हालात में जैसे रिको भी काम करता था, और आज संगम ट्रेवलर्स जो है विनोद सिंह राठौड़ हमारे गांव से ही है, आप जानते भी हैं, उनसे कभी पूछना, और आपने भी देखा होगा बस में आना जाना वाला था हाँ, तो बस में आना जाना वो सारा वो एक स्ट्रगल का दौर रहा है, और इतना रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने गाना हमेशा सुना कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इतने बड़ा दुख लायक, उससे भी एक ऐसी एनर्जी आती थी मुझे, शीशे की उम्र क्या लगी, ऐसे वो गाने में जब जोर लगाता था, इनको सुनता था, फूल कभी बन जाए वगैरह, और इनको सुन सुनकर मुझे लगा कि बिल्कुल कर सकते हैं यार, दुनिया ने किया, अपने क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। और फिर आपका अगर सारथी कृष्ण सुभाष चारण सर जो एक सारथी कृष्ण की तरह रहे, उन्होंने हमेशा सही मोटिवेशन दिया। उसके पास विजयपाल जी बिश्नोई, और हमने फिर एक तैयारी कर लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, उसमें हम सारे इतने लग गए, और आज भी कोई भी कार्य हो हम सब मिलकर एक निर्णय लेते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। जब आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। बिल्कुल आशु, बताने की जरूरत नहीं है, आशु जीके ट्रिक और तैयारी कर लो, ये वो प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो अब किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। कहते हैं कि मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए। एक मोटिवेशन मैं आपको लाइव देना चाहूंगा। काफी साल पहले, मैं अभी आशु ने जिक्र भी किया, एक बस में जयपुर जा रहा था, मुझे ठंड लगने लगी, तो जहाँ एसी लगा होता है उसमें मैंने कोई कागज या कुछ लगा दिया कि मुझे ठंड बहुत लग रही थी। आशु वहां आए कि प्रेम भैया आप हो क्या केबिन में, ये कपड़ा हटा लो क्योंकि इससे है ना थोड़ा गलत होता है, पता नहीं क्या गैस वूस बनती होगी, मुझे नहीं मालूम। आशु का सफर वहां से शुरू हुआ। तो मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है। जो लड़का बसों में एज ए कंडक्टर हो और उसके बाद पूरी दुनिया जिसको देखने को तरसे, एक डीपी लेने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए, तो ये मोटिवेशन आशु जब दूसरे बच्चे आपसे लेते हैं तो कैसा महसूस है? बहुत अच्छा लगता है कि आपसे कोई सीख कर आगे बढ़ रहा है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, चाहे किसी ने मेरा बुरा भी किया हो, चाहे कोई करके भी चला गया हो, मुझे हमेशा ये लगता है सब कुछ अच्छे के लिए होगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, मुझसे कोई सीख कर आगे बढ़ रहा है, तो मुझे मेरे से ज्यादा खुशी हो रही है कि वो मेरे से आगे गया। आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि सचिन तेंदुलकर जो है उनके गुरु कभी ग्राउंड में मुझे दिखे होंगे। मुझे नीरज चोपड़ा के गुरु जो है वो मुझे नहीं दिखे होंगे।
पर उनके जो चेले थे उन्होंने भारतवर्ष में जो परचम फहराया, इस विश्व की इस वैश्विक पटल पर आप किसी भी जगह पर नाम सुनोगे ना, सचिन, नीरज चोपड़ा या अन्य किसी भी खिलाड़ी का, उन्हीं का नाम है, उनके गुरु का नहीं। वो तो एक पीछे का मार्गदर्शक है, वो एक सड़क की भांति है, खुद एक जगह ही रहेंगे और उनको आगे ले जाएंगे। मैं तो एक दिया हूँ, एक दिन बुझ जाऊंगा, पर रोशनी घर घर चलकर चला जाऊंगा। एक मेरी लाइन हुआ करती थी कि सघन वन अंधेरी रात, मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ आशु, बहुत देर तक चलना है, बहुत देर तक चलना है। तो ये लाइन अपने आप को मोटिवेशन देती है। बिल्कुल आशु, अब हम इस इंटरव्यू को यहीं रोकेंगे क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैंने आशु के चाहने वालों को बताया। इनकी कर्म भूमि जयपुर से। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।